नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। अब जो रीट का नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमें एनसीईआरटी का भी अध्ययन करना है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 8th तक की मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। अब हम आरबीएससी की क्लास 10th की बुक का अध्ययन कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1208 ईस्वी तक। पार्ट इसका 4 नंबर है। यह वीडियो रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए क्या है, उपयोगी है। अब पाल वंश का उदय बंगाल में लगभग 750 में गोपाल से माना जाता है। अब पाल वंश का संस्थापक कौन हो गया? गोपाल। कब की थी? 750 ईस्वी में। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। अब पाल वंश का सबसे महान राजा कौन? धर्मपाल। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया। प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। जो गुज्जर प्रतिहार हो गए और राष्ट्रकूट और पालो, इनके बीच में 100 वर्ष तक कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष चला था। कितने वर्ष तक? 100 वर्षों तक। तो उसमें भी इसने क्या किया? अपने राज्य को सुरक्षित रखा। धर्मपाल का पुत्र उत्तराधिकारी देवपाल ने कई युद्ध में विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहां ले गया? बंगाल। अब कौन सा पाल शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया? कौन ले गया था? देवपाल ले गया था। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। यह इंपॉर्टेंट है ये पूरा ही। तो क्या है कि उसकी राज्यसभा में, किसकी राज्यसभा में? देवपाल की राज्यसभा में कौन आया था? सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। नवे राजा महिपाल प्रथम ने के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तट के प्रदेशों को जीत लिया था। यानी जो नवे राजा थे महिपाल प्रथम ने क्या किया था? चोल राजा महेंद्र प्रथम ने लगभग इन्होंने क्या किया था? गंगा तट के प्रदेशों तक को जीत लिया था। और जो 12वीं शताब्दी उसके बाद क्या है, इनकी शक्ति कमजोर होती चली गई। और जो पालवंशी राजा थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई थी। अब नालंदा वर्तमान में कहाँ था? बिहार में। विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्रदान था। किसका संरक्षण प्रदान था? पालवंश का। अब जो विक्रमशिला है उसकी स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पाल राजा नैनपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया था। अब तिब्बत किसका वर्तमान में किसका पार्ट है? चीन का। तो अब तिब्बत कौन गया था? अतिसा। जो बौद्ध भिक्षु कौन था? अतिसा था। और ये 10वें राजा नैनपाल के राज्यकाल की ये बात है। पालवंशी राजा कला और वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान और विटपाल, ये क्या है? महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया था। ये जो क्या है, शिल्पी जो मिस्त्री थे वो थे, कौन थे? श्रीमान और धीमान और विटपाल। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। पाल वंश के उस समय क्या था? उन्होंने अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया था। तो उसके अवशेष आज भी हमें कहाँ दिखाई देते हैं? दीनापुर जो जिला है वहां अभी भी इनके अवशेष विद्यमान है। अब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। कब की थी? 736 में। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। और राष्ट्रकूट की दंती दुर्ग ने। नासिक को अपनी राजधानी बनाया। अब नासिक को अपनी राजधानी किसने बनाया? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने। और इसने 14 साल शासन किया था। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन क्या था? सामंत था। और उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी थी। अब जो राष्ट्रकूट थे ये क्या थे? पहले चालुक्यों के अधीन क्या थे? सामंत थे। और जो अंतिम शासक था कौन? कीर्तिवर्मा द्वितीय को इसने क्या किया था? पराजित किया था। अब चालुक्यों के अंतिम में कौन मिला था? कीर्ति मिला था। यानी कीर्तिवर्मा को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। और बाद में चालुक्यों की सत्ता क्या है? हमेशा के लिए समाप्त हो गई।
कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कृष्ण प्रथम है उसने क्या किया था, जो एलोरा में अंदर प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों के चौथे शासक ध्रुव ने गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। अब वत्सराज को किसने पराजित किया था, ध्रुव ने, जो गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था और ये राष्ट्रकूट शासक था। और पांचवा शासक कौन था, गोविंद तृतीय ने गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया था। उसने क्या किया, जो राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था वो मालव प्रदेश से दक्षिणी भारत में क्या है, जो कांची नामक स्थान है वहां तक क्या कर दिया था, विस्तृत कर दिया था। अब छठा शासक, अब छठा शासक कौन था, अमोघ वर्ष। प्रथम कौन था, दंती दुर्ग। छठा कौन है, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष क्या था, एक शांति प्रिय शासक था। उसने लगभग 64 वर्ष तक राज्य किया। उसी ने माल्यखेत यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया। उसने किसको बनाया था, दंती दुर्ग ने नासिक को, और इसने किसको बनाया है, मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। अब अमोघ वर्ष कौन है, जो राष्ट्रकूट शासक है कौन है, अमोघ वर्ष। उसकी गणना किसमें की गई है, जो तत्कालीन यानी 4 महान शासकों में, यानी दुनिया के जो, क्योंकि इसने कितने साल शासन किया है, 64 साल शासन किया है। और जो अशोक था, अशोक ने कितने साल किया था, 40 साल शासन किया था। कर्षण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने पर विवश कर दिया था। किसने, कर्षण तृतीय और इंद्र तृतीय ने। कौन था, जो उस समय कन्नौज का शासक महिपाल को पराजित करके उसको वहां से भागने के लिए विवश कर दिया था। 12वें शासक कर्षण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रकूटों का प्रारंभ कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा हुआ, यानी जो राष्ट्रकूट थे उनका पतन किसके द्वारा हुआ था, कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के करक द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। जो चालुक्य शासक था उसने क्या किया, तो अंतिम शासक था कौन था, करक द्वितीय। प्रथम कौन था, दंती दुर्ग को पराजित करके क्या किया, मान्यखेत पर, जो अमोघ वर्ष ने क्या बनाई थी, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी, उस पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासक को बलहरा बलराज संबोधित किया है। किसको किया है, राष्ट्रकूटों को। अब राष्ट्रकूटों का प्रथम शासक कौन था, दंती दुर्ग। अंतिम कौन था, करक द्वितीय। और इस वंश का अंत किसने किया था, चालुक्य शासक तेलप के द्वारा किया गया था। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो एलोरा में शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब गुर्जर प्रतिहार, इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 225 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। जो गुज्जर प्रतिहार है वो क्या थे, सामंत थे, और इसकी स्थापना किसने की थी, नागभट्ट नामक एक सामंत ने की थी। अतएव इसका नाम क्या पड़ा, गुज्जर प्रतिहार नाम पड़ा इस राज्य का। और ये क्या थे, पहले सामंत थे, और स्थापना कहाँ हुई थी, गुजरात में। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से आने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। जो भारत का क्या है, जो पश्चिमी एरिया है, उधर से सिंध से क्या होते थे, अरबों के आक्रमण होते थे। लेकिन नागभट्ट प्रथम के डर से क्या था, इन्होंने उधर आक्रमण करने छोड़ दिए थे। ये काफी वीर था। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी, सम्राट की पदवी धारण की थी। अब कौन सा गुज्जर प्रतिहार शासक है जिसने सम्राट की पदवी धारण की, किसने, वत्सराज ने। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने
816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने। संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहारों का। अब वत्सराज का पुत्र कौन आ गया? नागभट्ट द्वितीय, और उसने क्या किया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। तो नागभट्ट द्वितीय था, उसने क्या किया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद ये क्या हुआ? राष्ट्रकूट राजा जो गोविंद तृतीय था उससे पराजित हुआ। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। किसके? गोविंद तृतीय के। अब गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था। अब भोज प्रथम को हम किस नाम से जानते हैं? मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है, जो नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था। यानी जो अब क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। और मिहिर भोज के समय कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। मिहिर भोज के समय कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। अब अगला सम्राट कौन था? महेंद्रपाल। अब महेंद्रपाल के दरबार में कौन रहता था? राजशेखर। राजशेखर कौन था? इसका शिष्य और इसका संरक्षक था। अब राजशेखर को अपना महेंद्रपाल क्या था? अपना गुरु मानता था। अब और जो राजशेखर था उसने किसकी रचना की थी? कपूर मंजरी नाटक के रचयिता थे। कौन? राजशेखर। और किसके दरबार में रहता था? सम्राट महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। महेंद्रपाल का पुत्र राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महेंद्र का पुत्र कौन था? महिपाल। किससे पराजित हुआ? राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से। क्योंकि ये जो कन्नौज पे अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों पाल और इनके बीच में कितने वर्षों तक चला था? 100 वर्षों तक हुआ था। कभी किसी का अधिकार हो जाता और कभी किसी का। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 तक अपने राज्य को कायम रखा। अब महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल था। तो ये राज्यपाल क्या था? इसने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया और बिना युद्ध किए ये भाग खड़ा हुआ। उसके बाद महमूद की उसने क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। इससे जो आस पास के राजपूत राजा थे वो इससे क्या हो गए? नाराज हो गए। जब महमूद गजनवी वापस लौट गया तो क्या किया? कालिंजर जो स्थान है उसके चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला। किसको? राज्यपाल को। और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठा दिया। अगर ये राजपूत राजा बाद में इकट्ठे हुए, अगर पहले इन्होंने एकता स्थापित कर लेती तो महमूद गजनवी की दोबारा भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब इन्होंने आक्रमण किया तब इन्होंने राज्यपाल की सहायता नहीं की। लेकिन जब वो लौट गया तो उसके बाद इसकी हत्या करके किसको राजा बना दिया? त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठा दिया। कन्नौज में घेडवाल अथवा राठौड़ वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। यानी कन्नौज में किसका उदय हो गया था? घेडवाल अथवा राठौड़ वंश। ये बुक के अंदर लाइन दे रखी है। जो घेडवाल वंश है उसको हम किस नाम से जानते हैं? राठौड़ वंश के। तो इन्होंने क्या कर लिया? इनका अंत कर दिया गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे बढ़ने नहीं दिया था। यानी इन्होंने क्या किया था? जो अरब आक्रमणकारी थे उनको आगे बढ़ने से रोक रखा था। अब चोल वंश, उत्तरवर्ती चोल राज्य। चोल वंश दक्षिणापथ के 3 राज्यों में से एक था। यानी दक्षिण भारत के 3 राज्य थे। कौन कौन से? एक तो हो गया चोल वंश, दूसरा हो गया पांड्य, तीसरा चेर या केरल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों में चोल राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में है। अशोक के जो अभिलेख है उसमें चोल, चेर, पांड्य इन तीनों का वर्णन है। तो ये किसके रूप में हुआ है? स्वतंत्र राज्य के रूप में इनका वर्णन हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। यानी जो चोल राज्य थे वो क्या थे? तमिल भाषा के थे। और उन्होंने क्या किया था? तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। ये नहीं तमिल भाषा का ये एक ग्रंथ है।
करिकाल चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। अब पुगार नगर की नींव किसने डाली थी? करिकाल ने। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। अब ये सिंहल था, इसने क्या किया? जो युद्ध बंदी थे उनसे क्या करवाया? जो कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। वह चोलों की राजधानी को उरंगपुर उरियूर से कावेरी पट्टनम ले गया। कौन लेके गया? करिकाल चोल। चोल राजा विजयपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। अब आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। उसने पांड्यों की राजधानी, क्या थी पांड्यों की राजधानी? मदुरा पर भी क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। किसने? आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने। अब चोल राजराज प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, 985 से 1013 ईस्वी संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुरंग और सिंहल द्वीप किसको बोला जाता है? श्रीलंका को अपने अधीन करके दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। कौन बन गया? चोल राजा राजराज प्रथम। उसने अपनी राजधानी में तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। ये क्वेश्चन आता है, काफी बार आया भी हुआ है पेपर में कि जो तंजौर में भगवान शिव का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? राजराजेश्वर ने करवाया। राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का किसने करवाया? राजराज प्रथम ने। इसको तंजौर के शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने करवाया था? चोल राजा राजराज प्रथम ने। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी कौन? राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी। उसने पेंगू, मर्तमान और अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया और उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड, अब ये ओड किसका भाग है? उड़ीसा, दक्षिण कोसल, बंगाल होती हुई गंगा तक भी पहुंची थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। अब गंगेकोंड की उपाधि किसकी थी? राजेंद्र प्रथम की, और ये किसका पुत्र था? राजराज प्रथम का। अब गंगेकोंड की उपाधि किसकी है? राजेंद्र प्रथम की। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक साथ में रखें ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगे वो नोट करें। बाद में इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में डाल दी जाएगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। तो चोल प्रशासन था किस पर था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था और जो अशोक का पूरा राज्य था कितनों में बंटा हुआ था? 5 में। और जो चोल प्रशासन है कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में बंटा था, जिनको क्या कहते थे? मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम और कोट्टम के उपविभाग क्या होते थे? नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। यानी 6 जो प्रांत थे उनको क्या कहा जाता था? मंडलम। अब मंडलम के उपविभाग क्या थे? कोट्टम, और कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नत्तर, नाटर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रति वर्ष नियमित निर्वाचित होते थे, यानी जो ये पंचायत के प्रतिनिधि थे वो हर साल निर्वाचित होते थे। भूमि की उपज का 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था, यानी भूमि की उपज का कितना भाग देना पड़ता था कर के रूप में? 6%। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कांसू कहलाता था। तो चोल राज्य में सोने का सिक्का था वो क्या कहलाता था? कांसू कहलाता था। अब राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था और चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की थी। अब चोल कला, अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि गंगेकोंड की उपाधि किस शासक की थी?
अब गंगे कोंड की उपाधि किस शासक की थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चोल कला, अब चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। राजराजा प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने। और जो इसका पुत्र था कौन, राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी, गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। तो दक्षिणी भारत में है वो नहरों की प्रणाली किसकी देन है, चोलों की देन है। चोल मंदिर में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो नृत्य करते हुए शिव की जो मूर्ति है वो किसकी है, चोल युग की। किसकी मूर्ति है वो, नटराज शिव की। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ था। और जो चोल राज्य थे उनमें सोने का एक सिक्का चलाया गया था और उस सिक्के का क्या नाम था, उसको क्या कहा जाता था, कासू कहा जाता था। अब समाज, चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। जो कौन था, राज था, उसके लेखों में किसका उल्लेख मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी और दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। अब दास तो प्रथा सबको ही पता है। देवदासी क्या होती थी, मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए एक देवदासी को नियुक्त किया जाता था और जब तक वो बूढ़ी जैसे हो जाती थी तब तक वो उस मंदिर में देवदासी बनकर रहती थी। देवदासी प्रथा थी ये जो दक्षिणी भारत में अधिकांश मंदिरों में प्रचलित थी। इसको देवदासी प्रथा कहा जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।